मेरा नाम पवन है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं जवान था और 20 साल का था तब मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था। मैं अपने दोस्तों को लेकर अपने पिताजी की बाइक पर दूर दूर तक सैर करके आता था। मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। मेरे पिता गांव के सरपंच थे, इसलिए हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मेरा परिवार बहुत इज्जतदार परिवार था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था और बहुत तेज़ स्पीड में बाइक चला रहा था। तभी अचानक मेरा एक्सीडेंट एक बड़ी सी गाड़ी से हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं लाचार हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। इस हादसे ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता रहते थे। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। हमारा घर बहुत बड़ा था और हमारे घर में बहुत सारे नौकर भी लगे हुए थे जो घर के काम किया करते थे। मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, बस एक मामूली सा लड़का था। मेरा रंग भी सांवला था। मेरे एक्सीडेंट के बाद ही हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। मेरे एक्सीडेंट के 2 साल बाद मेरे पिताजी की भी मौत हो गई। मेरे पिताजी की गांव में बहुत सारी ज़मीन भी थी। मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं लाचार हो गया था। मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था कि आखिर सारा सारा दिन व्हीलचेयर पर ही बैठा रहता था। पिताजी की मौत से माँ को भी बहुत गहरा सदमा लगा था। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी करे, लेकिन जिस दिन से पिताजी की मौत हुई थी उसके बाद से ही हमारा कारोबार भी हल्का हो गया था और गांव के लोगों को लगता था कि मेरे लाचार होने की वजह से मैं किसी की बेटी को खुश नहीं रख सकूंगा। और फिर हमारा कारोबार भी पिताजी के ना होने की वजह से पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते तलाश किए, लेकिन हर कोई मेरी शक्ल और मेरी टांगों को देखकर मना कर दिया करता था। मैंने भी अपनी माँ से कहा, माँ, जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। ना मुझे शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट था और ना ही मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल पा रहा था। जो लोग अपनी बेटी मुझे देना चाहते थे उनकी बेटी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती थी। मेरी माँ की शुरू से ही तमन्ना रही थी कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए कम उम्र की और खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती है, लेकिन मुझे अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपनी माँ को समझाते समझाते थक गया था, लेकिन माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। हमारे घर का कारोबार भी घाटे में जाता रहा। एक एक करके हमारी ज़मीनें भी छिन गईं। दूसरे गांव के सरपंच ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। अब ले देकर हमारे पास ये घर ही बचा था। मेरी माँ हमेशा बीमार रहने लगी थी। कुछ तो उन्हें बीमारी ने बीमार कर दिया और कुछ उन्हें हमारी बर्बादी ने बीमार कर दिया, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद से ही हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। लेकिन शुक्र था कि अभी हम पर इतनी गरीबी नहीं आई थी कि खाने के भी लाले पड़ गए हों। अभी हम अपने इस बड़े से घर में रह रहे थे और देखते ही देखते मैं 40 साल का हो गया था। मेरी माँ बहुत बुढ़िया हो गई, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी थी। मैंने तो अपनी शादी की उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरे होश उड़ा दिए और मेरी खुशी के ठिकाने न रहे। एक दिन मेरी माँ की सहेली मेरे लिए एक इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी कि मैं और मेरी माँ के ज़मीन पर पैर ही नहीं थे। मेरी माँ की सहेली ने उस लड़की का हमें फ़ोटो दिखाया। वो लड़की बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन वो लड़की खूबसूरत बहुत थी। वो सिर्फ 20 साल की थी और गोरी चिट्टी लंबे बालों वाली, बड़ी बड़ी आँखों वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका फ़ोटो देखकर तो मैं उसे देखता ही रह गया था कि क्या ये लड़की भी मेरे भाग्य में हो सकती है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ की सहेली ने बताया कि ये बहुत गरीब लड़की है। मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी आपके घर में आपके बेटे के साथ हो जाए, ताकि ये लड़की गरीबी की ज़िंदगी से निकलकर आपके घर में आकर खुश रहे। मेरी माँ ने तो फ़ौरन लड़की का फ़ोटो देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही था। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो थी। मेरी माँ की पहले से ही ख्वाहिश थी कि उनकी बहू कम उम्र की और ख़ूबसूरत होनी चाहिए, और मेरी माँ को वैसा ही रिश्ता मिल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात से डर रहा था। अभी मैंने ही तो लड़की का फ़ोटो देखा था। लड़की के घर वालों ने और लड़की ने तो मुझे देखा ही नहीं था। हो सकता है कि वो लोग मेरी शक्ल और मेरी लाचारी देखकर इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी थी।
मेरी उम्र उस लड़की से डबल थी। ये सारी बात जब मैंने अपनी माँ की सहेली के आगे रखी तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी इस घर में तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो गया है। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि मैं तुम लोगों को भी लड़की का फोटो दिखा सकूं और तुम लोगों को एक खुशखबरी भी दे सकूं। मेरी माँ और मैं, हम दोनों की खुशी अब और भी ज़्यादा डबल हो गई थी। मेरी माँ ने कहा ठीक है, तो फिर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी करना चाहती हूँ। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आ गया था और मेरी शादी उस लड़की के साथ हो गई जिसका नाम रेणुका था। शादी की पहली रात जब मैंने रेणुका को देखा तो मैं उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो जितनी खूबसूरत फ़ोटो में लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मेरे सामने बैठी हुई लग रही थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था क्योंकि मैं रेणुका जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करता था। रेणुका तो बहुत खामोश ही बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो अपने पिता से जुदाई पर बहुत ज़्यादा अफसोस में थी। फिर धीरे धीरे हमने बातों का सिलसिला शुरू किया तो उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया। मैं समझ गया था कि वो ज़रूर अपनी विदाई की वजह से ही इतनी उदास हो रही होगी। मुझे रेणुका का साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली। फिलहाल मेरी शादी रेणुका के साथ हो गई थी। मेरी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। लेकिन मैं इस बात से खुश था कि मेरी माँ ने जीते जी मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से होते हुए देख ली थी। माँ की मौत का दुख तो बहुत दिनों तक हमारे दिल में रहा। अब घर में मैं और मेरी पत्नी ही बचे थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हमारे रिश्तेदार भी अक्सर हमारे घर पर आते जाते रहते थे और मुझे बहुत खुशकिस्मत कहते थे। ये बात बिल्कुल सच थी। मेरी किस्मत बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। बस मेरी पत्नी के अंदर एक ही बात बहुत अजीब थी। मेरी पत्नी को फूल बहुत पसंद थे। हमारे घर के बाहर वाले हिस्से को उसने गार्डन बना लिया था, जिसमें उसने अपनी पसंद के फूल ही फूल मंगवाए थे। वो हर थोड़े दिन बाद नए माली को घर पे ले आया करती थी। मैं तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था, लेकिन मेरी पत्नी माली के साथ मिलकर तरह तरह के फूल गार्डन में लगवाती रहती थी। हमारे घर में 2 नौकरानियां भी मौजूद थीं। मैं रात को अपने कमरे में सो जाता था, लेकिन मेरी पत्नी रात भर अपने फूलों की रखवाली करती रहती थी। जिस दिन भी कोई नया माली आता, उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक वो अपने फूलों की देखभाल करती रहती थी। उसका कहना था कि अगर वो शुरू के 1 हफ्ते में अपने फूलों की देखभाल नहीं करेगी तो उसके फूल मुरझा जाएंगे। जब से मेरी पत्नी की शादी हुई थी, वो मुझे 1 मिनट के लिए भी बेड से उठने नहीं देती थी। बस यही कहती थी कि आप आराम किया करो, मैं सब कुछ देख लूँगी और आपको घर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर की देखभाल भी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे तो वो कमरे में सोने के लिए कहती थी और खुद गार्डन में बैठकर ही 1 हफ्ते के लिए अपने फूलों की रखवाली करती थी कि ऐसा करने से उसके फूल नहीं मुरझाएंगे, बल्कि और ज़्यादा फूलों की पैदावार बढ़ जाएगी। मैं ये सब देखकर और भी ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता था। मेरी पत्नी ठीक कहती थी कि उसके फूलों की पैदावार बढ़ जाएगी। जब मैं कभी कभी गार्डन में जाता तो ऐसा लगता जैसे मैं अपने घर में नहीं बल्कि फूलों की वादियों में आ गया हूँ। मेरी पत्नी मुझसे कहती थी कि तुम कमरे से बाहर मत निकला करो और ना ही मेरे फूलों तक पहुँचा करो, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि फूलों के पास मेरे और माली के अलावा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई और फूलों के पास गया तो फूल देखकर उन्हें शर्मा जाते हैं और फिर फूल ज़्यादा खिलते भी नहीं। मेरे पास अपनी पत्नी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमारे पास सब कुछ था। मेरे पास खूबसूरत मोहब्बत करने वाली पत्नी थी और इतना अच्छा घर, सब कुछ था। लेकिन कभी कभी मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे सब कुछ खराब है। मेरी माँ जब जिंदा थी तो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी। आज मुझे अपनी माँ की प्रार्थनाओं का असर दिखाई देता है, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। ऐसी किस्मत पाने के लिए तो लोग तरसते हैं। शायद इसी खुशकिस्मती और इतनी सुकून भरी ज़िंदगी को खोने से मैं डरता हूँ। मुझे लगता है कहीं मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। सारा दिन मेरा दिल बेचैन रहता था।
भला कौन चाहेगा कि वो इतनी अच्छी ज़िंदगी से छुटकारा पा जाए। आज फिर से मेरी पत्नी एक नए माली को लेकर आई थी और उसने उससे अपने गार्डन में नए फूल लगवाए थे। वो उसके साथ मिलकर गार्डन में फूल लगवा रही थी। मैंने नौकरानी से कहा कि वो रेणुका को बुला दे। नौकरानी ने बताया कि मालकिन तो माली के साथ मिलकर अपने गार्डन में फूल लगवा रही हैं। मैंने फिर भी कहा कि तुम रेणुका को बुला लो, मुझे उससे कुछ काम है। रेणुका आई तो मैंने पूछा, आज फिर तुमने किसी नए माली को बुला लिया है? तो वो मुस्कुराई और उसने मेरे पास बैठकर मेरे हाथ को पकड़कर अपने पास करते हुए कहने लगी कि मेरे प्यारे पवन जी, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये मेरा शौक़ है, तुम प्लीज़ मेरे शौक़ को नज़र मत लगाया करो। मैंने कहा, नहीं रेणुका, मैं तुम्हारे शौक़ को नज़र नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा शौक़ तो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तुम ना जाने कितने मालियों को घर पर लेकर आ गई हो। हर 2-3 दिन बाद तुम नया माली घर पर लेकर आ जाती हो और उसे अलग अलग तरह के फूल लगवाती हो और ख़ुद भी साथ में लगाती हो। ये हाथ इन कामों के लिए नहीं बने हैं। तुम्हें फूल लगाने की क्या ज़रूरत है, बल्कि तुम तो खुद एक फूल हो। तुम बस मेरे साथ बैठकर बातें किया करो। मैंने उससे मोहब्बत से कहा। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो भी हंसने लगी और कहने लगी, आपकी यही बातें तो मुझे आपका फेवरेट बना देती हैं। आपको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश नसीब हूँ, मुझे आप जैसे पति मिले। वो शर्माते हुए कहने लगी और उसने अपने हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिए। मैंने रेणुका से कहा, बस तुम इसी तरह से मुस्कुराती रहा करो। मैंने रेणुका से कहा कि मुझे तुमसे एक काम है, तो वो कहने लगी, जी बताइए, क्या काम है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ शरबत पीना है। तुम बहुत अच्छा शरबत बनाती हो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए तुम मेरे लिए एक गिलास शरबत बना दो। तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए शरबत बनाकर लेकर आती हूँ। मैं अपनी पत्नी की मुस्कुराहट पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। सिर्फ उसकी मुस्कुराहट ही नहीं, बल्कि वो खुद भगवान की बनाई हुई बहुत अच्छी थी। मैं सोचता हूँ कि मेरी शादी रेणुका से होना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मेरी माँ के इकलौते बेटे को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई थी। मेरी पत्नी मेरे लिए शरबत बनाकर लाई थी। मैं उस शरबत को पीकर सो गया था, लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद आई थी कि मैं शाम 6 बजे का सोया हुआ अगले दिन ही उठा था। शायद मेरी दवाइयाँ चल रही थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा नींद आ गई होगी। इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी पत्नी मेरे पास कमरे में ही बैठी हुई थी। मैं उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। मैंने कहा, तुम इस तरह से मत शर्माया करो, कसम से जान ले लेती हो। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए और अच्छे से अंदाज में कहा, तो वो खिलखिलाकर हंस दी। मैंने कहा, रेणुका, तुम हमेशा अपना ख्याल रखा करो। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें घर का काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी की खूबसूरती पर कोई भी दाग आए। तुम घर के किसी काम को हाथ मत लगाया करो, सारे काम नौकर ही किया करेंगे। तुम बस मेरे साथ कमरे में बैठकर बातें किया करो और हम दोनों आराम किया करेंगे। मेरी पत्नी कहने लगी, आराम की ज़रूरत मुझे नहीं, बल्कि आराम की ज़रूरत तो आपको है। आप वैसे ही चल नहीं सकते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर निकलते हो, तो आप बस कमरे में आराम किया करो। मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद करके लेट गई और वो सो गई। बल्कि मैं उसको सोता हुआ देखकर सोच रहा था कि मुझ जैसे आम से लड़के में ऐसा भी क्या खास था जो मेरी पत्नी मुझे इतना पसंद किया करती थी। भगवान का एहसान था मुझ पर जो मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी, और ऐसी ज़िंदगी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मुझ जैसे लाचार इंसान को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई थी, जबकि बहुत से नॉर्मल लोगों को भी इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिलती। हकीकत में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। इन्हीं ख्यालों में सोचते सोचते मैं भी सो गया था। फिर अगले ही दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मैं जैसे तैसे बेड से उठकर बाहर चला गया। मैंने देखा कि वो नया माली हमारे घर के दरवाजे के आगे चेयर डालकर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों की यही आदत थी। अगर उन पर कोई कड़ी नज़र नहीं रखता तो वो लोग काम ठीक से नहीं करते। मैंने माली को आवाज़ लगाई और कहा कि तुम्हें फूलों की देखभाल के लिए रखा गया है ना, यह चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने के लिए। वो घबरा गया और उसने अपनी सिगरेट वहीं फेंक दी। मेरी पत्नी अपने गांव से ही किसी माली को घर पर लेकर आ जाती थी। उसका कहना था कि इस गांव में बहुत गरीब लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक माली को काम पर नहीं रखती और जल्दी जल्दी माली को बदलती रहती हूँ
और इसी तरीके से मैं उनकी मदद भी कर देती हूँ और उन लोगों का काम भी हो जाता है। वैसे भी शहर के मालियों के दिमाग तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे बहुत मांगते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना कुछ कहे बस अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कहा, सुनो लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? वो सर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ पर चौंककर उसने मुझे देखा और कहने लगा, मालिक, मेरा नाम भैरव है। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैंने उससे कहा, फूलों की देखभाल रखना जानते भी हो? तो वो कहने लगा, जी मालिक, बिल्कुल, मेरा तो यही काम है। मैंने कहा, तो फिर यहाँ पर बैठे क्यों हो? जाकर अपना काम करो। वो गार्डन में बैठकर अपना काम करने लगा। फूलों को पानी देना, फूलों की कटाई करना और बाकी जितने भी काम होते थे वो सारे काम माली ही किया करता था। बस मेरी पत्नी रात को उनकी देखभाल करती थी। माली हमारे घर पर दिन रात रहता था, क्योंकि मेरी पत्नी को अपने फूलों की बहुत फिक्र लगी रहती थी। इसलिए वो माली को रात को भी घर से जाने नहीं देती थी और नौकरानी से कहकर माली का बिस्तर गार्डन में ही लगवा दिया करती थी। सारा सारा दिन मेरी पत्नी अपने फूलों में ही बिजी रहती थी और मैं अपने कमरे में कभी टीवी देखता तो कभी अखबार पढ़ता रहता था। मेरा दिन भी इसी तरह से गुजर जाता था। एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत ही महंगे पौधे मंगाए थे जिनको वो माली लगा रहा था और मेरी पत्नी उसको काम समझा रही थी कि ये वाला पौधा इधर अच्छा लगेगा और ये वाला पौधा उधर अच्छा लगेगा, इसको तुमने ठीक से सेट नहीं किया, इनमें तुम्हें शाम को पानी देना है, वगैरह वगैरह। मैं कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। मुझे अपनी पत्नी को इस तरह से बोलते और खुश होते हुए देखकर बहुत ही खुशी मिलती थी, क्योंकि मेरी पत्नी का शौक था तो मैं उसको रोक टोक नहीं करता था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे घर में रहकर अपने सारे शौक पूरे कर सके, क्योंकि वो बेचारी एक छोटे से घर और गरीब पिता की बेटी थी। शादी से पहले उसने अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया होगा। वो अपनी ससुराल में आकर अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारे काम नौकर किया करते थे। सारा टाइम तो वो अपने फूलों के साथ बिताती थी और फिर मेरे साथ। मेरी माँ के टाइम से ही मेरे घर पर नौकर चाकर काम करते थे। अब तो मेरी पत्नी को नौकरों को हुक्म देने की आदत भी हो गई थी। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करने लगी और बातें करते करते ही न जाने में किस टाइम सो गया। मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो अगले दिन सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज़ दी। वो मेरे करीब लेटी हुई सो रही थी। मैंने अपनी पत्नी को उठाया तो वो मुझे वॉशरूम तक लेकर गई। मैं फ्रेश हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से तैयार हो गया। मेरी पत्नी भी रेड कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों को सुबह सुबह खेतों में जाना था, क्योंकि मेरी पत्नी की मदद से मेरी ज़मीनों में से एक ज़मीन हमें मिल गई थी। मेरी पत्नी ने कहा था कि पड़ोस के गांव में जो सरपंच हैं, मेरे पिताजी उसको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपकी ज़मीन आपको वापस दिलवा सकती हूँ। मेरी पत्नी एक दिन अपने पिता को लेकर सरपंच के पास चली गई थी और उसने ना जाने किस तरह से बात की कि सरपंच ने ज़्यादा तो नहीं पर हमारी 1-2 ज़मीनें हमें वापस कर दी थी। मैं नौकर के साथ सरपंच से मिलने के लिए जा रहा था और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। मैं नौकर के साथ अपने घर की तरफ निकल गया था। सरपंच और उसके बेटे ने हमारी बहुत खातिरदारी की और मैंने उससे दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे संबंध सरपंच से बहुत अच्छे हो गए थे। तब मैं नौकर के साथ घर वापस आया और व्हीलचेयर को चलाते हुए अपने कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और वो माली दोनों एक साथ बेड पर बैठे हुए थे। मेरी पत्नी माली की तरफ मुंह फेर कर बैठी हुई थी, इसलिए उसे मेरे आने के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन जैसे ही मुझे माली ने देखा, वो घबरा कर खड़ा हो गया। मेरी पत्नी भी अचानक पीछे की तरफ मुड़ी और मेरी पत्नी ने हैरानी से मुझसे पूछा, आप कब आए? मैंने कहा, बस अभी आया हूँ, लेकिन ये माली कमरे में क्या कर रहा है? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं इसे फूलों के बारे में कुछ समझा रही थी, इसकी समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे कमरे में फूलों की डेकोरेशन करवानी है। मैं चाहती हूँ कि जब हमारी एनिवर्सरी आए तो हमारे कमरे में फूलों की डेकोरेशन होनी चाहिए, इसीलिए कमरा दिखाने के लिए इसको लेकर आई थी। मेरी पत्नी ने मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसने मुझसे कोई बहाना बनाया है। माली मुझे देखकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है, भला मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी।
वो वैसे भी काफ़ी टाइम से कह रही है कि वो फूलों की डेकोरेशन हमारी एनिवर्सरी पर करवाना चाहती है, लेकिन अभी हमारी एनिवर्सरी को तो बहुत टाइम था। अब हमारी शादी को 8 महीने हो गए थे। मेरी पत्नी कहने लगी, आप बेड पर लेटकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लेकर आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और मेरी पत्नी ने मुझे व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर बैठा दिया और वो शरबत बनाने के लिए चली गई। घर के नौकर भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद ही मेरी पत्नी शरबत लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसने मुझे अपने हाथ से शरबत पिलाया और कहने लगी, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, आप सिर्फ आराम कीजिए, आपके सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी पत्नी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी पत्नी कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, आज तुम घर से बाहर बहुत दिनों में निकले थे, बाहर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ रेणुका, तुमने मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलवा दी। सरपंच और उसके बेटे का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मेरी पत्नी कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सरपंच जी मेरे पिता को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरे पिता ने कई बार उनके खेतों में काम किया है। आज मेरे पिता की जान पहचान थी तो ये काम हो गया। इसके लिए आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी की तारीफ़ करता रहा। वो मेरी तारीफ़ पर बहुत खुश हो गई और उसने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और मेरे सर को धीरे धीरे दबाने लगी। उसके हाथ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी थकान दूर हो रही है। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। उसके बाद मैं गहरी नींद में चला गया और मैं कब सो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ शरबत बहुत पसंद था, इसीलिए मैं रोज़ उसके हाथ का बना हुआ शरबत पीता था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए जब रोज़ वो मेरे लिए शरबत लेकर आती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। शरबत इतना ज़्यादा अच्छा होता था कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी और सीने में एक ठंडक सी उतर आती थी। अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं व्हील चेयर पर बैठकर गार्डन की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि इस बार मेरी पत्नी ने एक नया माली फिर से घर पर बुलाया हुआ था और वो उसके साथ गार्डन में बैठी हुई फूलों के बारे में बातें कर रही थी। मुझे देखकर वो कहने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आ गए? मैंने आपसे कहा है कि आप फूलों के पास मत आया करो। आप कमरे से उठकर बाहर क्यों आए? आप मुझे वहीं से आवाज़ लगा लेते। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने फिर नए माली को बुला लिया? मेरी पत्नी कहने लगी, आपको पता है ये माली बहुत अच्छे फूल लेकर आया है और ताज़ा ताज़ा फूल लेकर आया है। मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा और कहा कि देखो रेणुका, तुम फूलों की देखभाल करने के लिए जब माली को घर पर रुकने को कहती हो तो खुद क्यों सारी रात जागकर इनका ख्याल रखती हो? माली फूलों की देखभाल कर लिया करेगा। तो मेरी पत्नी कहने लगी, मैं फूलों की देखभाल नहीं करती, बल्कि मैं तो रात को सो जाती हूँ और माली बगीचे में सो जाता है। और आप आज मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? आप तो रात को खुद इतनी जल्दी सो जाते हैं कि मुझे आपसे बातें करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, पता नहीं मुझे रात को रोज़ इतनी अच्छी नींद कैसे आती है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह ही मेरी आँख खुलती है। लेकिन तुम इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गई और ये माली इतनी सुबह ही यहाँ पर आ गया? मेरी पत्नी ने कहा कि मैं जब भी नया माली रखती हूँ तो मुझे हर नए माली को काम समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे सुबह सवेरे उठकर माली को जगाना होता है और उसे काम समझाना पड़ता है। मैंने कहा, लेकिन कल तो दूसरा ही माली था और फिर ये कौन है? तो ये सुनकर मेरी पत्नी कहने लगी कि ये वाला माली कल शाम ही तो आया है। मैं आपको इससे मिलवाने ही वाली थी, लेकिन आप कल शाम जल्दी ही सो गए थे। मेरी पत्नी इतनी जल्दी जल्दी नए नए मालियों को घर पर बुलाया करती थी। मैं उसकी इस हरकत से अब तंग आ चुका था, पर मैं उसके चेहरे पर उदासी भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मेरी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। वो मुझसे यही कहती थी कि तुम गार्डन में मत आया करो, तुम्हें पता है और मैंने तुमसे कहा है कि फूलों को नज़र हो जाती है। फूल देखने के लिए सिर्फ मैं और माली ही गार्डन के अंदर आ सकते हैं। ये बात पता नहीं उसको किसने बता दी थी। अब जबकि मैं फूलों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए मैं खामोश रहता था और चुपचाप अपने कमरे में आ जाता था। शाम होते ही मेरी पत्नी शरबत बनाकर मेरे लिए लेकर आती थी और हम दोनों बातें करते करते ही सो जाया करते थे। आज भी जब मेरे लिए मेरी पत्नी शरबत लेकर आई तो मैंने इस बार खामोश रहना ही बेहतर समझा और शरबत पीकर बैठ गया। जैसे ही शरबत ख़त्म हुआ वैसे ही मैं नींद में खोने लगा।
मुझ पर नींद ऐसी हावी हो गई थी कि जैसे मैं कई रातों से नहीं सोया था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कमरे की लाइट बंद कर दो, मैं सो रहा हूँ। वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, जी आप आराम से सो जाइए, मैं कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने शीशे की तरफ देखा। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सुबह सुबह मेरी पत्नी तैयार हो रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने जब मुझे जागता हुआ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पवन जी, अब आपकी आंखें खुली हैं। मैंने कहा, पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आने लगी है। पहले मुझे इतनी नींद नहीं आती थी, अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगी है और मैं रात को तुमसे बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे पास बेड पर आकर बैठ गई और कहने लगी, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, ये हमारा ही घर है, आप अपनी नींद आराम से पूरी करो। वो हंसते हुए मुझसे कह रही थी और कहने लगी, आप जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नौकरानी से कहकर नाश्ता लगवाती हूँ। आपको पता है ना कि मैं आपके बिना नाश्ता नहीं करती हूँ। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो मुझे पकड़कर बाथरूम तक ले गई। जब मैं नहा धोकर तैयार हो गया, उसके बाद हम खाने के टेबल पर मौजूद थे। सामने नाश्ता रखा हुआ था और ठंडा हो रहा था, लेकिन हमेशा की तरह मैंने मेरी पत्नी के शुरू करने के बाद ही नाश्ता शुरू किया। हम दोनों बातों में लगे हुए थे। नौकर हमारी टेबल पर चाय रखकर जा चुका था और यही बातों ही बातों में मैंने और मेरी पत्नी ने नाश्ता किया। मेरी पत्नी ने नौकरानी से कहा कि बाहर माली को भी जाकर नाश्ता दे आओ। मेरी पत्नी ने कहा, बल्कि तुम नहीं जाओ, बाहर नाश्ता करने के बाद मैं खुद उसको नाश्ता देकर आऊँगी और फूलों के बारे में समझा कर आऊँगी। मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, नाश्ता करने के बाद मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, आप आराम कर लेना। उसके बाद मेरी पत्नी मुझे लेकर कमरे में आ गई और खुद नाश्ता लेकर मालिक को देने चली गई। लेकिन मेरी पत्नी अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गई थी। उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ रहा था और बार बार रिंग बज रही थी। मैंने उसकी कॉल रिसीव करना ठीक नहीं समझा। पहले तो बहुत देर तक मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लेकिन जब किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर रेणुका को मोबाइल देकर आ जाता हूँ, शायद उसकी माँ की कॉल होगी। फ़ोन बार बार बज रहा था। जब मैं गार्डन में अपनी पत्नी को मोबाइल देने गया तो मेरी पत्नी गार्डन में मौजूद नहीं थी। गार्डन में तो बल्कि कोई भी नहीं था, माली भी नहीं था। मैं अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए गार्डन से वापस आ रहा था। तभी अचानक मुझे गेस्ट रूम से आवाज़ आने लगी, जहाँ से मेरी पत्नी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर घबरा गई। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं सीरियस होकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि कमरे में माली भी मौजूद था। ये नया माली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा गेस्ट रूम में क्या काम है और ये माली कमरे में क्या कर रहा है और तुम दोनों को यहाँ गेस्ट रूम में क्या काम है। मेरी पत्नी ने कहा कि माँ हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं माली को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। मुझे गेस्ट रूम में फूलों की डेकोरेशन करवानी है। मेरी माँ शादी के बाद पहली बार यहाँ पर रहने आ रही है, तो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने अच्छे अच्छे फूल अपने घर में लगवाए हुए हैं। बस यही सब दिखाने के लिए मैं माली को कमरे में लेकर आई थी। माली भी खामोश खड़ा हुआ था। उसका जवाब सुनकर मेरे दिल को आराम नहीं मिला। मुझे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल उसकी कही हुई बातों को हमेशा झूठी समझता था। तभी मैंने उससे कहा कि ये रहा तुम्हारा मोबाइल, इस पर बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था, तुम अपना मोबाइल कमरे में भूलकर आ गई थी। तो वो कहने लगी कि माँ का फ़ोन आ रहा था, शायद उन्हें यहाँ पर आने के बारे में ही बात करनी होगी। वो मुझसे बिना आंखें मिलाए इधर उधर देखने लगी और वहाँ से चली गई। माली भी वहाँ से चला गया था। मेरे दिल में तो शक आ ही गया था और मैं ना जाने क्यों माली पर ही शक कर रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई थी और मेरा दिमाग अभी तक सुबह वाली बात में ही उलझा हुआ था। मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन पर चली गई। उसकी गर्दन पर अजीब तरह के निशान थे। यहाँ तक कि मुझे याद था कि उसकी गर्दन पर कल तक तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है, क्या हुआ है?
तो अचानक उसने मेरी बात सुनकर हैरानी से अपना हाथ गर्दन पर लगा लिया और कहने लगी, कल फूलों की टहनी मेरी गर्दन पर लग गई थी, इस वजह से ही जख्म हो गया। वो जवाब देती हुई दोबारा से मोबाइल देखने लगी। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम ज्यादातर टाइम फूलों में ही गुजारती हो सकता है कोई टहनी लग गई होगी। वो मेरी इस बात पर मुस्कुराने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि फूलों की टहनी से ऐसे निशान कैसे बन गए। मेरा दिमाग उलझने लगा था। मैंने भी टीवी ऑन कर लिया था और मैं टीवी देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी उठकर बाहर चली गई और रात को वो मेरे लिए खाना कमरे में ही लेकर आ गई और कहने लगी, आज हम दोनों एक साथ बैठकर कमरे में ही खाना खाएंगे। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी, आज मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगी। बाहर नौकर होते हैं ना, इसलिए मुझे शर्म आती है। वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। उसकी तरफ से इतना प्यार देखकर मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? अपनी पत्नी पर शक करके क्या मेरा शक सही है या गलत? और उसका जवाब मेरे मन में कहीं पर नहीं मिला। बस मैं सोचता रह गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे निवाले बना बनाकर अपने हाथों से खिला रही थी। न जाने क्यों आज उसकी मोहब्बत से मुझे अजीब सा डर लग रहा था और मुझे अचानक ही घबराहट सी महसूस होने लगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बस मेरा खाना हो गया, मेरा पेट भर गया, अब तुम खा लो। तो मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी पत्नी कहने लगी, अभी मैं आपके लिए आपका फेवरेट शरबत बनाकर लेकर आती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ का बना शरबत पीकर तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और आपको फ्रेश फ्रेश फील होता है। मैं अभी आपकी तबीयत ठीक करने के लिए अपने हाथ का बना शरबत लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं आज सुबह से जो सोच रहा था वही कुछ सोचने लगा। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरी पत्नी मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकती है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस मुझे बार बार इसी बात का एहसास करा रहा था कि कुछ न कुछ तो गलत है। इन्हीं सोचों में गुम था। तभी मेरी पत्नी हाथ में शरबत का गिलास लेकर आ गई और कहने लगी कि लो मेरे प्यारे पवन, इसे पी लो। इसे पीने से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शायद आज गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से आपका बीपी लो हो रहा होगा, तभी घबराहट महसूस हो रही है। शरबत पीने के बाद आपको रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा, मुझे बस आराम करने दो। मेरी पत्नी ने कहा कि आराम भी कर लेना, पहले थोड़ा सा शरबत तो पी लो। मैं कितने मन से तुम्हारे लिए ये शरबत बनाकर लेकर आई हूँ। ये कहकर ज़बरदस्ती उसने मेरे हाथ में गिलास पकड़वा दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे के अंदर नौकरानी आ गई और कहने लगी, मालकिन, बाहर आपसे मिलने कोई आया है। मेरी पत्नी ये बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि आज मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था और मेरी पत्नी इतने प्यार से मुझे शरबत दे रही थी। मैं उसे मना नहीं कर पाया था, ना ही उसका दिल तोड़ना चाहता था। सिर्फ एक शक की बुनियाद पर मैं उस पर शक करके अपने खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने अपने कमरे में मौजूद डस्टबिन में शरबत डाल दिया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही मेरी पत्नी आ गई और आते ही कहने लगी कि आपने शरबत पी लिया था। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। तब उसने कहा कि चलो अब आप सो जाओ। मैंने अपनी पत्नी से सवाल किया कि बाहर कौन आया था। मेरी पत्नी कहने लगी कि बाहर माँ आई थी और वो चली गई। मैंने कहा, तुम्हारी माँ तो यहाँ पर रहने के लिए आ रही थी, तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? तो वो कहने लगी, उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो यहाँ से चली गई। वो कहकर गई हैं कि बाद में आएंगी हमारे घर पर रहने के लिए। मुझे हैरत हो रही थी कि इस समय मेरी सास को क्या ज़रूरी काम याद आ गया था जो वो हमारे घर से चली गई। मेरी पत्नी कहने लगी, अब आप सो जाओ, आपको आराम मिल जाएगा, आपको नींद आ रही होगी। और ये कहकर वो दोबारा कमरे से बाहर चली गई। मैं करवटें बदल बदल कर थक गया था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। रोज़ तो मुझे 6 बजे के बाद नींद आने लगती थी, लेकिन आज 8 बज चुके थे, अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थीं, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। मेरी पत्नी कभी मुझे धोखा नहीं देगी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, मेरी बहुत इज्जत करती है। वो मुझ पर अपनी जान न्योछावर करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं अपनी पत्नी पर कैसे शक कर सकता हूँ?
ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। मैं खुद को तसल्लियाँ दे रहा था। मैंने अपने आप को रिलैक्स कर लिया था और फिर मुझे नींद आ गई। जब रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बेड पर मौजूद नहीं थी। मैं घबरा गया कि रेणुका कहाँ है। रात को तो वो मेरे पास ही सोती है। इस टाइम वो कमरे से बाहर क्या कर रही थी, जबकि फूलों की देखभाल तो वो जब किया करती थी जब घर पर माली नहीं होता था। मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर रेणुका को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, मुझे गेस्ट रूम की तरफ से कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। मेरी पत्नी बेड पर उस नए माली के साथ लेटी हुई थी। वो शायद कमरे के दरवाजे को बंद करना भूल गई थी, या फिर वो कमरे के दरवाजे को रोज़ बंद नहीं करती थी। मैंने उसे रोज़ तो यहाँ पर नहीं देखा था, क्योंकि मैं इस टाइम पर सो रहा होता था। मेरी पत्नी ने मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैं अपने विश्वास को चूर चूर होता हुआ देख रहा था। मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक ही मैं गिर गया। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो घबराकर माली से अलग हो गई और माली भी जल्दी जल्दी वहाँ से उठ गया। मेरी पत्नी ने अपनी हालत ठीक की और जल्दी से मुझे ज़मीन से उठाने लगी। मैंने खड़े होकर अपनी पत्नी से सवाल किया कि ये सब क्या हो रहा है। माली कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं सच जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों गेस्ट रूम में क्या करते हो। माली कहने लगा, मालिक, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कोई माली नहीं हूँ। मालकिन ने ही फ़ोन करके मुझे यहाँ पर बुलाया था। ये इस काम के मुझे पैसे भी देती है। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हुआ था। कहने लगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, खूबसूरत लड़कियाँ मुझे पसंद हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने मुझे इस काम के पैसे भी दिए तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया। ये कहकर वो मेरा हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। मैं आज अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर मैं चल सकता तो भागकर उसको पकड़ सकता था। इस टाइम पर सारे नौकर भी सो रहे थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और वैसे भी गलती उसकी नहीं थी। हर मर्द को खूबसूरत औरत पसंद होती है और फिर जब उसे पैसे भी दिए जाएं तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके मतलब की चीज़ तो उसे मिली, साथ ही उसे पैसे भी मिल रहे थे। गलती मेरी पत्नी की थी। मेरी पत्नी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मैंने तो तुम्हें दिलो जान से अपनाया था। मैं तुम्हारा पति होने पर खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब पति समझता था। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ। पहले तो मेरी पत्नी कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि वो कितना गलत काम करती थी। वो मेरे ही घर में मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और अलग अलग तरह के लड़कों को घर में बुलाकर उनके साथ अपनी हवस को बुझाती रही, जबकि उनमें से हर लड़का माली नहीं होता था। मेरी पत्नी मुझसे हर बात पर झूठ बोलती रही। वो मुझे खूब बेवकूफ़ बना रही थी और मैं उसकी बातों में आकर बेवकूफ़ बनता रहा, क्योंकि मैं उस पर बहुत अंधा भरोसा करता था। मैंने अपनी पत्नी से फिर से सवाल किया, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे बताओ, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा और साथ साथ तुम्हें भी मार दूँगा। मेरी पत्नी बहुत डर गई और कहने लगी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिता ने ज़बरदस्ती आपके साथ मेरी शादी करवाई, क्योंकि आपका घर बड़ा था और आप गांव के सरपंच के बेटे थे। मेरे पिता ने ज़बरदस्ती मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की शादी आप जैसे बदसूरत और लाचार इंसान के साथ करवा दी। मुझे इस घर में दौलत भी मिली, प्यार भी मिला, लेकिन वो प्यार मुझे आप नहीं दे पाए जो मुझे चाहिए था। मुझे जवान लड़के पसंद थे, इसलिए मैं घर में लड़कों को बुलाती थी और रोज़ उनके साथ अपनी चाहत को पूरा करती थी। आपकी उम्र के साथ साथ आपके अंदर वो बात नहीं रही जैसी मैं अपनी ख्वाहिश रखती थी। मैं आपसे आज़ादी पाना चाहती थी, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की आपके साथ अच्छी नहीं लगती। ये कहकर वो खामोश हो गई और रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी तो तुम मुझे बता देती। तुम्हें ऐसा घिनौना खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। कल ही मैं वकील बुलाकर तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार सकती हो। तलाक लेकर मेरी पत्नी मेरे घर से चली गई और मेरी पत्नी अपना मतलब निकालती रही और मैं अंधा बना बैठा रहा।
अगले ही दिन मैंने वकील को बुलाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दी। तलाक लेकर मेरी पत्नी घर से जा चुकी थी। उसके बनाए हुए गार्डन को मैंने नौकरों से कहकर ख़त्म करवा दिया, क्योंकि मैं इस घर में उसकी कोई भी याद नहीं रखना चाहता था। मेरी पत्नी मेरे घर से जा चुकी थी। अब मैं अपने घर में अकेला हो गया था। कुछ महीनों बाद मेरे घर में एक गरीब नौकरानी ने मुझसे शादी करने के लिए कहा। उसने कहा, साहब, आप मुझे अपने घर में पत्नी बनाकर सहारा दे दो। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मुझे अब औरत पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन वो बेचारी सच में बेसहारा थी और बहुत गरीब थी। मैंने उसको सहारा दे दिया। वो औरत मेरी ही तरह मामूली सी शक्ल की थी। मैंने उससे शादी कर ली। आज मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी दूसरी पत्नी से मेरे पास एक बेटा भी है। यह औरत मामूली सी शक्ल की है, लेकिन आज तक मेरी दूसरी पत्नी ने मेरे साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैं तो अपने घर में खुश हूँ, अपनी पत्नी और बेटे के साथ। मुझे पता चला कि रेणुका को टीबी हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ था, क्योंकि उसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ बहुत गलत किया था, मुझे धोखा दिया था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।